डियर स्टूडेंट्स, अपना ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकारक और अपचायक तथा रेडॉक्स अभिक्रिया, यहाँ तक अपना टॉपिक हो चुका था। अब अपना एक नया टॉपिक आता है, वो ऑक्सीकरण अवस्था, जिसे अपने ऑक्सीकरण संख्या भी बोल सकते हैं। यानी ऑक्सीकरण स्टेट, यानी किसी यौगिक या कोई अणु होगा, उसके अंदर कोई एक परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए बोल दे आपको, तो वो कैसे निकालेंगे और ये ऑक्सीकरण संख्या होती क्या है इसके बारे में अपने डिस्कस करेंगे। तो पहले ऑक्सीकरण अवस्था की अपने डेफिनेशन देख लेते हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिख रखी है। डेफिनेशन क्या कहता है? डेफिनेशन भी ये कहता है कि कोई भी यौगिक का मतलब 2-3 कंपाउंड यानी 2-3 परमाणुओं से मिलकर बना हुआ होगा, या फिर कोई भी अणु का मतलब एक ही परमाणु से मिलकर बन सकता है या 2 परमाणु से मिलकर बन सकता है। तो कोई भी यौगिक हो सकता है या कोई भी अणु हो सकता है, उसके अंदर जो परमाणु उपस्थित होता है, उस परमाणु पर कितना आवेश है, उस आवेश की संख्या ही उसकी ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है, जो मुख्यतः किसके इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से होता है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर आपको बताऊं, तो मान लो कोई ए परमाणु है और ये बी परमाणु है, आपस में सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए, दोनों की विद्युत ऋणात्मकता क्या है? अलग अलग है, मतलब असमान है। ये विद्युत धनी तत्व है और ये विद्युत ऋणी तत्व है। अब ये परमाणु क्या करेगा? जो कम विद्युत ऋणी है, ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो ग्रहण करेगा, उस पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव का, और जो देगा उस पर चार्ज कौन सा आएगा? पॉजिटिव का। तो ये इलेक्ट्रॉन देने और लेने से जो चार्ज आया है, वो चार्ज ही क्या है? ऑक्सीकरण संख्या है। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या का मतलब ही ये होता है कि किसी यौगिक या कोई अणु होगा, उस अणु के अंदर जो परमाणु उपस्थित है, वो परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता देखेंगे। अगर विद्युत ऋणात्मकता उसकी कम है तो वो मतलब इलेक्ट्रॉन देगा, और देने के कारण उस पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव का चार्ज आएगा, और पॉजिटिव का चार्ज आएगा तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या निकल कर आएगी? पॉजिटिव की निकल कर आएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर अपने आयनिक यौगिक लेते हैं, कोई एक आयनिक यौगिक ले लेते हैं, जैसे NaCl ले लिया अपना, NaCl, जिसे अपने क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। इस सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? इस सोडियम क्लोराइड के अंदर Na+ और Cl- होता है। यानी सोडियम की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है, सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या होती है, वो क्या होती है? +1 होती है, और क्लोरीन की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है, वो क्या होती है? -1 होती है। अब -1 +1 क्यों आया? क्योंकि पहले तो सिंपल सा एक आयनिक यौगिक का कंसेप्ट होगा और एक विद्युत ऋणात्मकता का कंसेप्ट होगा, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। आयनिक यौगिक में क्या होता है कि अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और कोई अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, की संख्या ही क्या कहलाएगी? उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाएगी। जैसे अपने को पता है कि सोडियम परमाणु है, उसका अगर अपने इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर देखें तो क्या होती है? 2, 8 और 1 होता है, यही होता है। अब इसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, Na+ बना लिया, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो गया? 2, 8। मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, निकलने के कारण इस पर चार्ज कौन सा आएगा? पॉजिटिव। अब क्लोरीन क्या रहा? क्लोरीन को अपने को पता है 17 नंबर पर आता है, तो 17 कैसे लिखेंगे? 2, 8 और 7, ऐसे ही लिख दिया ना। मोजले ने भी बताया था और मेंडलीफ ने भी बताया था। ठीक है, 2, 8, 7 लिख दिया। अब इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसने क्या कर लिया? एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। तो ग्रहण कर लिया तो 2, 8, 8। मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा इसके लिए, अष्टक पूर्ण करने के लिए, और इसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, किसके लिए? अष्टक पूर्ण करने के लिए। अष्टक का मतलब कि बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, उसे अपने क्या बोल देते हैं? अष्टक बोल देते हैं। ठीक है, एक कंसेप्ट अपने ये लगा लेते हैं। दूसरा कंसेप्ट अपने ये भी लगा सकते हैं कि सोडियम क्या होता है? धन विद्युतीय तत्व होता है, और क्लोरीन क्या होता है? ऋण विद्युतीय तत्व होता है। तो बंद के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे? क्लोरीन की तरफ जाएंगे। क्यों?
क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता क्या है, ज्यादा है, और क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है तो ये बंद के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा। वैसे NaCl होता है ना, वो आयनिक यौगिक होता है। आयनिक यौगिक का मतलब आयनों के द्वारा बनता है। Na पहले एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, त्यागने के बाद क्लोरीन उसे ग्रहण कर लेगा, दोनों पर विपरीत आवेश आ जाएंगे और विपरीत आवेश आने के बाद में ये स्थिर विद्युत आकर्षण बल से बंध जाएंगे। लेकिन आपको अगर ये कांसेप्ट समझ नहीं आता तो इसी के अंदर, वैसे तो ये यौगिक आयनिक है, लेकिन इसी के अंदर अपने विद्युत ऋणात्मकता वाला कांसेप्ट लगा रहे हैं कि क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है। ज्यादा होने का कारण क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा, तो इसलिए बंद के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा, जिसके कारण इस पर नेगेटिव का और इस पर पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा। बस दोनों में से कोई भी कांसेप्ट अपने लगा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो NaCl हो गया, NaCl हो गया, जैसे यौगिक बता रहा हूं आपको, NaCl, KCl, CgMCl और लिथियम Cl, ये जितने भी यौगिक होंगे ये सारे कौन से यौगिक होंगे, आयनिक यौगिक होंगे। और आयनिक यौगिक होने के कारण इनके जो ऑक्सीजन संख्या निकल कर आएगी सोडियम की या फिर क्लोरीन की, वो +1 और -1 निकल कर आएगी। +1 और -1 निकल के आने का रीजन इनका यही था। जैसे अपने पोटेशियम की भी ले सकते हैं, KCl की भी ले सकते हैं, तो KCl में क्या होगा, KCl में K+ और Cl- होगा। क्यों? क्योंकि पोटेशियम कितने नंबर पर आता है, 19 नंबर पर आता है, तो 19 नंबर को अपने कैसे लिखेंगे, 2 8 8 और 1। अब ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण इस पर चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव का, तो इसका इलेक्ट्रॉन ये विनाश क्या हो जाएगा, 2 8 8, यानी अष्टक पूर्ण हो गया। और फिर क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन ये विनाश क्या था, 2 8 7। अब ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो क्या हो जाएगा, क्लोरीन पर चार्ज कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव का, 2 8 8 हो जाएगा। मतलब अष्टक पूर्ण होना है। आयनिक यौगिकों में क्या होता है कि कोई यौगिक अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने परमाणु, कितने इलेक्ट्रॉनों को त्याग रहा है, कितने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है, की संख्या ही क्या कहलाती है, उसकी ऑक्सीकरण संख्या या फिर ऑक्सीकरण अवस्था कहलाती है। ऑक्सीकरण संख्या एकमात्र चार्ज होता है, आवेश होता है। वो आवेश कैसे आ रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण आ रहा है तो फिर नेगेटिव की ऑक्सीजन संख्या निकल कर आ जाएगी, अगर इलेक्ट्रॉन देने के कारण आ रहा है तो फिर पॉजिटिव की आ जाएगी। क्यों? क्योंकि अपने को पता है कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव का, और प्रोटॉन पर चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव का। और कोई उदासीन परमाणु होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। अगर वो उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो प्रोटॉनों की संख्या बढ़ जाती है, प्रोटॉनों की संख्या बढ़ने के कारण जितने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं उतने प्रोटॉन बढ़ जाएंगे। अगर एक इलेक्ट्रॉन पोटेशियम त्याग रहा है तो एक प्रोटॉन बढ़ गया, और एक प्रोटॉन बढ़ने के कारण अपने कह सकते हैं प्रोटॉन पर चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव का, तो वो पॉजिटिव का चार्ज दिखा दिया। जैसे क्लोरीन में क्या थे, 17 इलेक्ट्रॉन थे और 17 ही प्रोटॉन थे, तब तक संख्या बराबर थी। लेकिन क्लोरीन ने जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो मतलब प्रोटॉनों की तुलना में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव का, तो नेगेटिव का चार्ज उसके ऊपर आवेश के रूप में प्रेजेंट हो गया। तो यही आवेश की क्या होती है, सारी कुछ कंडीशन होती है कि आवेश किस पर कितना जा रहा है, किस संख्या की क्या है, उसकी ऑक्सीजन संख्या फिर ऑक्सीजन अवस्था कहलाती है। आवेश इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण होता है। ये आवेश इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण होता है। ये ऊपर मैंने पहले ही लिख दिया था, ठीक है। तो अब इसके बाद में इसकी ऑक्सीजन संख्या कई यौगिकों में या फिर कौन कौन से अणु होते हैं उनमें कैसे निकालते हैं, उसके लिए अपने आगे इनकी कंडीशनें देखते हैं। तो यहाँ तक ऑक्सीजन संख्या या फिर ऑक्सीजन अवस्था की डेफिनेशन और आयनिक यौगिकों में ऑक्सीजन अंक कैसे निकालते हैं कंप्लीट होता है। इसके आगे अपना छोटा सा यानी कंडीशनें चलती रहेगी कि ऑक्सीजन संख्या कैसे निकलेगी किसी यौगिक में, किसी अणु में। तो पहली कंडीशन आती है आयनिक यौगिक वाली, आपको बता दिया मैंने। तो सेकंड कंडीशन लगाता हूं मैं, जब दो
दो समान विद्युत ऋणी परमाणु जब दो समान विद्युत ऋणी परमाणु आपस में सहसंयोजक बंध से जुड़े हो, पहली कंडीशन ये, उनकी ऑक्सीजन संख्या क्या होगी? सहसंयोजक बंध से जुड़े हो। यानी ये कह रहा है कि ऐसे कोई दो परमाणु जो समान विद्युत ऋणी हो, मतलब उनकी विद्युत ऋणात्मकता समान हो, मतलब बंध के इलेक्ट्रॉनों को, सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की जो प्रवृत्ति है वो क्या हो? समान हो। उनकी ऑक्सीजन संख्या कैसे निकालेंगे? जैसे मान लो अपने कोई अणु ही ले लेते हैं डायरेक्ट अपने, जैसे ऑक्सीजन ले लिया अपन, O2 ले लिया, ठीक है, N2 ले लिया, Cl2 ले लिया, F2 ले लिया, Br2 ले लिया, ये सारे कुछ यौगिक ले लिए, अणु ले लिए, ये सारे क्या है? अपने को पता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन दोनों ही क्या है? समान ही, दोनों की विद्युत ऋणात्मकता क्या है? समान ही है। मतलब दो ऑक्सीजन है तो दोनों ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी? समान होगी। जैसे ये बंध बना रहे हैं अपने, मान लो ऑक्सीजन नाइट्रोजन कैसे बंध बनाएगा? ट्रिपल बॉन्डिंग। फिर क्लोरीन कैसे बनाएगा? सिंगल बॉन्डेड। फ्लोरीन कैसे बनाएगा? फ्लोरीन एकल बॉन्डेड बनाएगा। और लास्ट में ब्रोमीन भी। अब अपने को पता है ये सारे है क्या? एक ही परमाणु है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन दोनों क्या है? समान विद्युत ऋणी है। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन दोनों की क्या है? समान विद्युत ऋणात्मकता है। क्लोरीन क्लोरीन की क्या है? दोनों की समान विद्युत ऋणात्मकता है। फ्लोरीन फ्लोरीन दोनों की समान विद्युत ऋणात्मकता है। ब्रोमीन ब्रोमीन दोनों की क्या है? समान विद्युत ऋणात्मकता है। जब दो समान विद्युत ऋणी तत्व आपस में सहसंयोजक बंध से, पहले तो एक सहसंयोजक बंध से जुड़ गया, फिर एक पाई बंध का निर्माण कर लिया। पहले एक सहसंयोजक बंध से जुड़ गया, फिर इसमें क्या करके दो पाई बंध के निर्माण कर लिए। इनमें क्या है? सिर्फ सहसंयोजक बंध है। ये सहसंयोजक बंध और पाई बंध क्या होते हैं ये अपने आगे क्लास में देखेंगे, लेकिन सहसंयोजक बंध की डेफिनेशन सिर्फ इतनी सी होती है कि जब दो परमाणु आपस में साझे के द्वारा बंध का निर्माण करते हैं तो उस बंध को अपने क्या बोल देते हैं? सहसंयोजक बंध बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना? एक सहसंयोजक बंध और एक पाई बंध। वैसे एक सिग्मा बंध एक पाई बंध बोलते हैं। एक सिग्मा बंध दो पाई बंध, यहाँ एक सिग्मा बंध, यहाँ एक सिग्मा बंध, यहाँ एक सिग्मा बंध। तो अपने को पता है कि ये बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो ये भी तो बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? समान है। ऐसे परमाणु, ऐसे अणु जिनका निर्माण दोनों समान यानी दो समान परमाणु जब आपस में सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए होते हैं, उनकी ऑक्सीजन संख्या हमेशा क्या रहती है? 0 रहती है। अब इसकी ऑक्सीजन संख्या 0, इसकी भी ऑक्सीजन संख्या 0, इसकी भी ऑक्सीजन संख्या 0, इसकी भी ऑक्सीजन संख्या 0। मतलब आपसे कोई भी ऐसे बोल दे कि आप इस यौगिक यानी N2 दे दे आपको और पूछे कि N2 की ऑक्सीजन संख्या क्या है? तो 0। रीजन? क्योंकि ये दो समान परमाणु है, समान विद्युत ऋणी परमाणु है और आपस में क्या है? सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए हैं, इसलिए इनकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी? 0 होगी। क्यों? क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता का ऑक्सीजन संख्या क्या होगी? 0 होगी। ऑक्सीजन संख्या की जब अपन ने डेफिनेशन देखी थी तो डेफिनेशन में वो क्या कह रहा था? डेफिनेशन में ये कह रहा था कि किसी अणु या किसी यौगिक में कोई परमाणु है, उस परमाणु पर उपस्थित आवेश, और वो आवेश किसके कारण होगा? इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण। और इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कब होगा? जब एक कोई प्रबल ऋण विद्युतीय हो और दूसरा दुर्बल ऋण विद्युतीय हो।
प्रबल ऋण विद्युती बंद के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर तरफ ले लेगा, लेने के कारण उस पर चार्ज कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव का। नेगेटिव का चार्ज जैसे आया उसकी ऑक्सीजन संख्या क्या हो जाएगी, ऋणात्मक ऑक्सीजन संख्या हो जाएगी। जितना इलेक्ट्रॉन नेगेटिव का चार्ज आया उस पर उतना ही जो कम विद्युत ऋणी परमाणु है उस पर कितना आ जाएगा, पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर दोनों ही परमाणु जो अपने ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और ब्रोमीन के अणु देख रहे हैं, उन अणुओं पर ऑक्सीजन संख्या क्या है, उन अणुओं की विद्युत ऋणात्मकता क्या है, समान है। समान होने के कारण बंद के इलेक्ट्रॉन ना तो इधर जा पाएंगे ना उधर जा पाएंगे, बीच में मध्य में ही रह जाएंगे, जिसके कारण इन पर कोई भी आवेश का स्थानांतरण नहीं हो पाएगा। आवेश का स्थानांतरण नहीं हो पाएगा तो इनकी ऑक्सीजन संख्या क्या रह जाएगी, शून्य रह जाएगी। एक तो आप ये कंसेप्ट ध्यान में रख सकते हो, ये तो सेकंड आप ये कंसेप्ट ध्यान में रख सकते हो कि ऐसा कोई भी यौगिक, ऐसा कोई भी अणु जो अपने ही परमाणु से मिलकर बना हुआ, यानी जैसे ऑक्सीजन अपने ही परमाणु से मिलकर बना हुआ है, नाइट्रोजन अपने ही परमाणु से, क्लोरीन अपने ही परमाणु से, फ्लोरीन, ब्रोमीन, फिर आयोडीन भी कह सकते हैं। ये सारे जो अणु हैं अपने ही परमाणु से मिलकर बने हुए हैं, तो इसलिए इनकी ऑक्सीजन संख्या क्या रहेगी, हमेशा शून्य रहेगी। तो ऐसे यौगिक, ऐसे अणु जो अपने ही परमाणु से अणु का निर्माण करते हैं, उनकी ऑक्सीजन संख्या हमेशा क्या रहती है, शून्य रहती है। या फिर ऐसे डेफिनेशन कह देना कि जब दो समान विद्युत ऋणी परमाणु आपस में सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए मिलते हैं तो उनकी ऑक्सीजन संख्या क्या होती है, शून्य होती है। इसे सूत्र के रूप में अपने ऐसे लिखते हैं ए। ठीक है, ये साझे के इलेक्ट्रॉन है, यानी ए परमाणु ने एक इलेक्ट्रॉन दिया और इस ए परमाणु ने भी क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन दिया। ये दोनों की विद्युत ऋणात्मकता क्या है, समान है। समान होने के कारण ये बंद के इलेक्ट्रॉन किसी भी तरफ नहीं जा पाएंगे, मतलब दोनों तरफ क्या होगा, इनका समान आकर्षण होगा। समान आकर्षण होने के कारण ये मध्य में रहेंगे। मध्य में रहने के कारण आवेश का स्थानांतरण नहीं हो पाएगा। नहीं होने के कारण इनकी विद्युत ऋणात्मकता क्या निकल कर आएगी, शून्य निकल कर आएगी। ठीक है, अब ये कंडीशन अपने चेंज कर देते हैं। अब ये कंडीशन अपने चेंज करके यहां पर क्या लिख देते हैं, जब दो असमान विद्युत ऋणी परमाणु आपस में सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए हो तब ऑक्सीजन संख्या क्या होगी। जैसे मान लो ये कोई ए है परमाणु, ये कोई बी परमाणु, असमान विद्युत ऋणी। असमान विद्युत ऋणी का मतलब मान लो ये क्या है, कम विद्युत ऋणी परमाणु है, कम विद्युत ऋणी परमाणु है, कम विद्युत ऋणी परमाणु है। और ये क्या है, प्रबल विद्युत ऋणी परमाणु, ये प्रबल विद्युत ऋणी परमाणु। अब अपने को पता है कि विद्युत ऋणात्मकता की आपको स्टार्टिंग में डेफिनेशन समझाई थी। विद्युत ऋणात्मकता की डेफिनेशन क्या थी कि सहसंयोजक बंध, यानी दो परमाणु जब आपस में मिलकर सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं तो उस बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। और ऐसे परमाणु जिनकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है उन्हें विद्युत ऋणी परमाणु कह देते हैं। उन्हें क्या कह देते हैं, विद्युत ऋणी परमाणु कह देते हैं। जैसे विद्युत ऋणी परमाणु में सबसे प्रबल पर कौन आएगा, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ये मैंने आपको प्रबल विद्युत ऋणी परमाणु की संज्ञा दी थी, बताया था कि ये क्या होते हैं, प्रबल विद्युत ऋणी परमाणु होते हैं। तो अब अपने को ऑक्सीजन संख्या देखनी है कि जब दो असमान परमाणु आपस में सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए होंगे तो किस पर ऋणात्मक ऑक्सीजन अवस्था निकल कर आएगी और किस पर धनात्मक ऑक्सीजन अवस्था निकल कर आएगी। तो जो प्रबल विद्युत ऋणी होगा वो बंध के इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा तो उस पर चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव का। और जो कम
विद्युतरणीय होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच नहीं पाएगा, इसके कारण जो बंद के इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, इसको दे देगा। जितना नेगेटिव का चार्ज इस पर आया उतना ही पॉजिटिव का चार्ज इस पर आ जाएगा, उस कम विद्युतरणीय परमाणु पर आ जाएगा। मतलब आप अपने इसे डेफिनेशन वे में बोले तो इसे अपने ऐसे कह सकते हैं कि जब दो असमान विद्युतरणीय परमाणु आपस में सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए होते हैं तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण अधिक विद्युतरणीय परमाणु की तरफ होता है, जिसके कारण उस परमाणु पर जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है ऋणावेश का यानी ऋणात्मक आवेश का चार्ज आ जाता है, जबकि कम विद्युतरणीय परमाणु जिस पर क्या होता है यानी वो जो कम विद्युतरणीय परमाणु होता है वो उस पर चार्ज कौन सा आ जाता है, धनात्मक यानी धनात्मक आवेश का चार्ज आ जाता है, धनात्मक चार्ज आ जाता है। कितना धनात्मक चार्ज आएगा, जितना B पर ऋणात्मक का चार्ज आया। मतलब सिंपल सा ही है कि जितना इसने इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित किया है उतना ही इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा। मान लो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज था 1.627, यही था ना नेगेटिव का। अब इसमें से मान लो इसने -1.527 तक अपनी ओर आकर्षित किया है। वैसे तो इलेक्ट्रॉन का पूर्ण यानी इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण पूर्ण गुणज के रूप में होता है, ये चीज ध्यान रखना। पूर्ण गुणज के रूप में होता है कि एक इलेक्ट्रॉन गया या फिर दो इलेक्ट्रॉन गए या फिर तीन इलेक्ट्रॉन गए, ऐसे होता है। लेकिन वैसे ही अपने एक बार सहसंयोजक बंध के रूप में देख रहे हैं तो जितना मान लो इस पर -1.527 का चार्ज आया तो इस पर पॉजिटिव का चार्ज कितना आएगा, इतना ही आएगा, +1.527। ये आपको एक सिंपल वे से बता रहा हूं कि कितना इलेक्ट्रॉन वो अपनी ओर आकर्षित कर रहा है उतना ही पॉजिटिव का चार्ज कम विद्युतरणीय परमाणु पर आ जाएगा। जैसे अब आपको एक एग्जांपल के तौर पर बता देता हूं। जैसे बोरोन और यानी ये क्या बना है, बोरोन नाइट्राइड बना है, बोरोन नाइट्राइड। अब बोरोन नाइट्राइड में बोरोन और नाइट्रोजन में किसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है तो चेक करते हैं अपने बोरोन और नाइट्राइड। बोरोन नाइट्राइड बोलते हैं। तो बोरोन कितने नंबर पर आता है, बोरोन के बाद में कार्बन, कार्बन के बाद में नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। ये अपने ने देखा था ना यहाँ पर लिथियम और बेरिलियम। ये 13वें वर्ग का, 14वें का, 15वें का, 16वें का, 17वें का ये वर्ग होते हैं ना। ये कौन सा था, सेकंड वर्ग का और ये फर्स्ट वर्ग का। बीच के अंदर जो 10 एलिमेंट्स आते हैं वो कौन से आ जाते हैं, डी ब्लॉक के आ जाते हैं। ये अपने ने पीरियोडिक टेबल में देखेंगे बाद में। तो अपने को पता है कि आवर्त सारणी में जैसे बाएं से दाएं जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति परमाणु की क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो बोरोन नाइट्रोजन की तुलना में क्या होगा, कम विद्युत ऋणात्मक होगा। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन आवर्त सारणी में बाईं ओर क्या है, ज्यादा है। बाएं से दाएं जा रहे हैं, दाईं ओर क्या है, ज्यादा है, जबकि ये दाईं ओर है। बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, तो ये बाईं ओर और ये दाईं ओर है। तो दाईं ओर होने के कारण अपने कह सकते हैं कि इसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि अपने ने ये कंसेप्ट पढ़ा था एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। बढ़ने का कारण क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक ही कोश में बढ़ती जाती है, जिसके कारण आकार छोटा होता जाता है। आकार छोटा होने के कारण नाभिक का इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बढ़ जाता है और इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बढ़ने के कारण जो साजे का इलेक्ट्रॉन उसने दिया वैसे उसने क्या कर लेगा, वो उसके साजे दूसरे जो साजे के इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने लग जाएगा। तो बोरोन और नाइट्रोजन में विद्युत ऋणात्मकता किसकी ज्यादा है, बोरोन और नाइट्रोजन में विद्युत ऋणात्मकता नाइट्रोजन की ज्यादा है। और बोरोन की क्या अपने को पता है, बोरोन की विद्युत ऋणात्मकता कम है। तो ये होगा क्या, नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ऐसे ही बनाएगा ना बंद। तो बोरोन क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन देगा और नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो बोरोन पर कौन सा +3 का चार्ज आएगा और नाइट्रोजन पर कौन सा -3 का चार्ज आएगा। यानी मतलब बोरोन
नाइट्राइट में आपसे पूछ ले कि बोरोन की ऑक्सीजन संख्या क्या है, तो +3 और नाइट्रोजन की -3। अब आप कहोगे कि सर +3 -3 क्यों लगाया? क्योंकि नाइट्रोजन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 5 यही आता है, 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पर चार्ज -3 का, और इसने 3 इलेक्ट्रॉन दिए तो इस पर चार्ज कौन सा आ जाएगा, +3 का आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ यौगिक थे जिसके अंदर अपनों ने देखा आयनिक यौगिक, उनमें अष्टक का ध्यान रखना है, समान विद्युत ऋणी है तो ऑक्सीजन संख्या 0, और असमान विद्युत ऋणी परमाणु के मध्य संयोजक बंध बना है, तो जो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु है तो उस पर कौन सा आवेश आएगा, ऋणात्मक आवेश आएगा। ऋणात्मक आवेश कितना आएगा वो अपने अष्टक पर देखेंगे कि अष्टक उसका कैसे पूर्ण हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन लेने से हो रहा है या 2 इलेक्ट्रॉन लेने से हो रहा है। वैसे और भी देख सकते हैं अपने यहाँ पर N2O, ऑक्सीजन का अष्टक कब पूरा होगा, 2 6, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, क्योंकि ऑक्सीजन का 8 नंबर पर आता है, तो 8 नंबर पर आता है तो इसे 2 6 के रूप में लिखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ऑक्सीजन की इसमें ऑक्सीजन संख्या कितनी होगी, -2, और सोडियम की इसमें ऑक्सीजन संख्या कितनी होगी, +1। क्यों, क्योंकि 2 सोडियम है ना, 2 सोडियम है, इसलिए दो इलेक्ट्रॉन दिए वो कौन दे सकता है, एक सोडियम दे सकता है, फिर दूसरा सोडियम दे सकता है, इसलिए अपने कह सकते हैं 2 सोडियम की ऑक्सीजन संख्या +2 होती है। ठीक है, वैसे आपसे डायरेक्ट यही पूछ रहा है कि ऑक्सीजन की ऑक्सीजन संख्या -2 और सोडियम की ऑक्सीजन संख्या इसमें क्या होगी, +1 होगी। ठीक है, तो ये चीजें अपने को ध्यान रखनी है। असमान विद्युत ऋणी मतलब असमान का मतलब कितने कितने चार्ज, किसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है उस पर नेगेटिव का चार्ज, और किसका कम है उस पर पॉजिटिव का चार्ज। कितना चार्ज होगा वो अपने अष्टक पर देखेंगे, समान है तो उसके लिए 0। अब फिर एक लास्ट आता है कि जब दो परमाणु आपस में उपसंयोजक बंध से जुड़े हों, उपसंयोजक बंध से जुड़े हुए होंगे तो एक तो दाता परमाणु होगा और एक ग्राही परमाणु होगा। बस अपने को ये ध्यान रखना है, उपसंयोजक बंध से जुड़े हुए, उपसह संयोजक बंध से जुड़े हुए हैं। तो दो चीजें अपने को देखनी है, पहली तो एक तो दाता परमाणु होगा, एक ग्राही परमाणु होगा। दाता परमाणु और ग्राही परमाणु। दाता परमाणु का मतलब जो इलेक्ट्रॉन देगा और ग्राही परमाणु का मतलब जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। उपसंयोजक बंध में जो दाता परमाणु होगा, दाता परमाणु की ऑक्सीजन संख्या कितनी होगी, +2 होगी, और ग्राही परमाणु की ऑक्सीजन संख्या कितनी होगी, -2 होगी। बस ये चीजें ध्यान रखना। आपसे पूछ लेता है उपसंयोजक यौगिकों में जो दाता परमाणु और ग्राही परमाणु होता है उनकी ऑक्सीजन संख्या क्या होती है, तो -2 दाता परमाणु की और -2 दाता ग्राही परमाणु की और +2 दाता परमाणु की होती है। दाता का मतलब उसने दिया है, देने के कारण इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी हुई है। कितनी कमी हुई है, 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो 2 प्लस इलेक्ट्रॉन दिए तो नेगेटिव का चार्ज तो चला गया, पॉजिटिव का चार्ज यानी प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी, तो इसलिए +2 उस पर चार्ज आ गया। ग्राही जिसने ग्रहण किया है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण ऊपर चार्ज कौन सा आ गया, नेगेटिव का चार्ज आ गया। नेगेटिव का चार्ज कितना हो गया, फिर 2 हो गया। ठीक है, तो ज्यादा इनमें डीप अपने आगे जाएंगे, पहले अपने इतना सा ध्यान रखना है, दाता परमाणु होता है और एक ग्राही परमाणु होता है, उनकी ऑक्सीजन संख्या दाता की +2 और ग्राही की -2 होती है, उपसंयोजक यौगिक। अब कल अपने इनके नियम देखेंगे कि कैसे किसी यौगिक की ऑक्सीजन संख्या ज्ञात की जाएगी, उसके लिए कुछ नियम दे रखे, उन नियमों को अपने को पढ़ना होगा। तो आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू।